हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज जो हम चैप्टर कवर करने वाले हैं वो है क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2। लेकिन उसका पार्ट सेकंड हम कवर करने वाले हैं क्योंकि फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसकी वीडियो की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसको जाकर देख सकते हैं। फिर हम सेकंड पार्ट भी देख सकते हैं। सेकंड पार्ट भी जो है वो म्यूज़िक से रिलेटेड ही है क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या था बताओ मुझे, द साउंड ऑफ म्यूज़िक। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में ही साउंड से रिलेटेड ही बात करी गई थी। सी सेकंड पार्ट जो है वो है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। अब मुझे बताइए, बिस्मिल्लाह खान के बारे में कहीं आपने सुना होगा कभी ना कभी या पढ़ा होगा, है ना। ये भारत रत्न से भी अवॉर्डेड है। सो बिस्मिल्लाह खान जो थे वो शहनाई वादक थे, मतलब शहनाई बजाते थे और बहुत फेमस थे वो इस चीज़ में। सो उन्हीं की लाइफ के बारे में, कैसे उन्होंने अपनी लाइफ में अचीवमेंट पाए और फिर वो कैसे इंटरनेशनली भी फेमस हुए, यही हम पढ़ने वाले हैं आज। यहाँ पर पढ़ने से पहले आपके लिए कुछ एक्टिविटीज़ दे रखी है कि अगर आप इन लोगों को जानते हैं, ये सब लोग अपने अपने इंस्ट्रूमेंट के लिए फेमस हैं, तो आपको उन लोगों के नेम और उनके नेम के इंस्ट्रूमेंट का नेम भी आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है सेकेंड एक्टिविटी में, थिंक ऑफ द शहनाई। शहनाई के बारे में अगर आप सोचते हैं तो यू विल प्रोबेबली इमेजिन अ वेडिंग और अ सिमिलर ओकेशन फॉर फंक्शन। या तो आपको वेडिंग याद आएगी या कोई ओकेशन याद आएगा, और अगर कोई याद आएगा तो वो और कोई नहीं, हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान होंगे, है ना। बहुत ही फेमस पर्सन है, बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी है ये, लेकिन अब हमारे बीच में ये नहीं है। शहनाई मैस्ट्रो प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट, तो उन्हीं की लाइफ के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, लेट्स स्टार्ट करते हैं ना। Emperor Aurangzeb banned the playing of musical instrument called pungi in the royal residence for it has a shrill, unpleasant sound. Pungi became the first generic name for reeded noisemakers. देखो यहाँ पर क्या हुआ, जो एम्परर था औरंगज़ेब, उसने क्या किया था, उसने जो ये शहनाई थी अपने रॉयल पैलेस में या रॉयल कोर्ट में बजाना बंद करवा दी थी। इंस्ट्रूमेंट कॉल पुंगी, उसको पुंगी बोला जाता था, तो रॉयल रेसिडेंस में उसको बजाना बंद कर दिया गया था क्योंकि उसकी जो वॉइस थी बहुत श्रिल थी। श्रिल मतलब कान फोड़ू, मतलब कान के अंदर चुभ जाए ऐसी, है ना। पुंगी को बजवाना बंद कर दिया था, अनप्लीजेंट साउंड होता था क्योंकि उसका। सो पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइस मेकर। अब ये पुंगी क्या है, पुंगी जो है ना, ये नेम है उस इंस्ट्रूमेंट का जिसको एयर के थ्रू, मतलब ब्लो करके उसके ऊपर किसी भी रीड पर, मतलब लकड़ी पर छेद करके बनाया जाता है, या बांसुरी जैसा कुछ होता है वैसा उसके ऊपर नॉइस निकाली जाती है ना। मतलब जिसके अंदर विंड वाले इंस्ट्रूमेंट जो भी होंगे वो रीडेड होंगे। यहाँ लिखा भी है रीडेड विद इंस्ट्रूमेंट विच हैव रीड्स लाइक द फ्लूट, द क्लैरिनेट, है ना। जैसे फ्लूट बांसुरी होती है ना, लकड़ी से बनी होती है वैसे। Few had thought that it would one day be revived. अब कुछ लोगों को क्या लगता था कि यार एक दिन तो आएगा जब ये फिर से लोगों के बीच में होगी, है ना, पुंगी। A barber of a family of professional musician who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. अब देखो, एक बाबर था फैमिली से, प्रोफेशनल म्यूजिशियन फैमिली से, उसने क्या सोचा कि हमको क्या करना चाहिए, इसका जो क्वालिटी है पुंगी का हमको इम्प्रूव करना चाहिए, इसका जो म्यूज़िक है, जो इसका म्यूज़िक निकलता है उसको इम्प्रूव करना चाहिए। तो उन्होंने क्या करा, ही चोज अ पाइप विथ अ नेचुरल होलो स्टेम। उन्होंने एक पाइप चूज़ किया जो नेचुरल था, मतलब कोई मेन मेड बनाया हुआ नहीं था, लकड़ी का ही था, स्टेम से बना हुआ था, होलो था मतलब खोखला था अंदर से। दैट वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर दैन द पुंगी, जो क्या था, लंबा था और मोटाई भी उसकी ज़्यादा थी, पुंगी से लंबा था और मोटाई भी उसकी बहुत ज़्यादा थी। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उसके जो पाइप थे उसके ऊपर, जैसे ये पुंगी देखो यहाँ पर इस तरह से होती है, ये आगे ऐसे होता है, और यहाँ पर क्या थे, उसके ऊपर 7 होल्स थे, है ना। और इसको मतलब यहाँ से फूंक मार के इसमें हवा देकर और फिर इसको बजाया जाता था।
When he played on it, closing and opening some of these holes. अब इसको बजाया कैसे जाएगा, मतलब फिंगर्स से। आप जब एक होल को प्रेस करेंगे, फिर दूसरे को करेंगे, या ऐसे रिलीज करते जाएंगे और उधर से एयर ब्लो करते जाएंगे इसके अंदर, तो क्या निकलेगा, म्यूजिक निकलेगा, जैसे बांसुरी में निकलता है ना। So when he played on it, closing and opening of some these holes, soft and melodious sound were प्रोड्यूस। तो कैसा साउंड प्रोड्यूस होता था, मेलोडियस, एकदम सुरीला, जिसको सुन के एकदम शांति मिले, है ना। म्यूजिक हम क्यों सुनते हैं, म्यूजिक हम इसलिए तो सुनते हैं ना, ताकि उसको सुन के हम स्ट्रेस फ्री हो जाए। ऐसा थोड़ी ना कि भैया स्ट्रेस ही आ जाए, है ना। तो पोंगी उनको स्ट्रेस देने जैसी ही लगती थी, तो पोंगी को उन्होंने क्या सोचा कि मॉडिफाई करना चाहिए हमको इसको। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। देखो पहले के टाइम में ना, आपने ये भी सुना होगा कि अकबर के जो कोर्ट में 9 रत्न थे ना, तो 9 रत्न जो थे वो अलग अलग चीज़ के लिए फेमस थे ना। तानसेन का नाम आपने सुना होगा, कितने फेमस थे वो, कितना अच्छा राग छेड़ते थे वो, दीपक राग गाते थे तो दीपक जल जाते थे, ऐसा भी उनके राग में पावर हुआ करती थी। तो पहले के टाइम में ये सारी म्यूज़िक, डांस रॉयल लोगों के सामने ही प्रेजेंट किए जाते थे, उनको इम्प्रेस करने के लिए। सो द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। अब देखो, क्योंकि ये पुंगी से तो अलग था, यहाँ पर देखो आपको पिक्चर भी दे रखी है, ये पुंगी है, ये पुंगी है आपके सामने, दिस इज योर पुंगी एंड दिस इज योर शहनाई, है ना। देखो ये लंबी है और आगे से ब्रॉड है, और यहाँ बीच में एक बहुत बड़ा सा नारियल के जैसा शेप दे रखा है, और इसको अब आपने सपेरे के पास भी देखा होगा, कभी देखा होगा तो, है ना। तो द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम पुंगी हैड टू गिव अ न्यू नेम। सबने सोचा क्योंकि इससे अलग है, इसको एक नया नाम देना जरूरी है। एज द स्टोरी गोज, since it was first played in the Shah's chamber and was played by the Nai barber, the instrument was named the Shehnai। अब देखो कितना मतलब खूबसूरत रीज़न भी दिया है यहाँ पर कि क्यों इसका नाम शहनाई पड़ा। क्योंकि सबसे पहले मतलब जो कहानियाँ कहती हैं कि शाहस के चैम्बर में गाया गया था, शाहस जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, उनके चैम्बर में उनकी कोर्ट में गाया गया था। और किसने गाया था, एक नाई ने गाया था, इसलिए ये इसका नाम क्या पड़ा, शहनाई। पीछे नाई आ गया, है ना। देखो क्या ब्यूटीफुल रीज़न दिया है इन लोगों ने। चलिए अब इसके बाद क्या हुआ, अब तो शहनाई आ गई मार्केट में, अब शहनाई आ गई, उसके बाद क्या हुआ, द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसीडर्ड ऑस्पिशियस। अब शहनाई, देखो पुंगी तो बहुत अनमेलोडियस लगती थी, लेकिन शहनाई की जो सुर निकलती थी उसके अंदर, वो लोगों को बहुत पसंद आने लगी, बहुत ही ऑस्पिशियस, उसको पवित्र मानने लगे, गुड फॉर्च्यून जैसा उसको समझने लगे। बहुत सारी प्लेसेस पर, वेडिंग में या टेम्पल्स में, हर जगह उसको प्ले करने लग गए लोग, ठीक है। तो साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू कंसिडर्ड ऑस्पिशियस एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन द टेम्पल। देखो टेम्पल में भी गाई जाती, मतलब बजाई जाती है, एंड इज एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ माई नॉर्थ इंडियन, ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। इंडिस्पेंसिबल मतलब है विदाउट विच अ पीस ऑफ वर्क कैन नॉट बी डन। मतलब ऐसा माना जाता है कि अगर आप नॉर्थ इंडिया की वेडिंग्स में जाएंगे तो मतलब शहनाई तो वहाँ का पार्ट होगा ही, इंडिस्पेंसिबल है वो। क्योंकि इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल ensemble of 9 instrument found at रॉयल कोर्ट। देखो इसको हम क्या पढ़ेंगे, ensemble, है ना, ये जो वर्ड है इसको आप क्या पढ़ेंगे, ensemble। अब इसका मतलब भी यहाँ पर दे रखा है, अगर आप देखेंगे इधर, इसका मतलब है, इसको प्रोनाउंस करेंगे ensemble, थिंग्स हियर द इंस्ट्रूमेंट कंसीडर्ड एज अ ग्रुप। मतलब ये क्या होता था, पास में शहनाई को क्या बनाया गया, एक पार्ट बनाया गया नौबत या ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स का। सारे जो भी मिलकर एक ग्रुप बनता है कि एक ग्रुप के अंदर कितने इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, उसका ये पार्ट था रॉयल फैमिली में। 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट। तो 9 जो इंस्ट्रूमेंट्स थे उसमें से एक क्या था, शहनाई, है ना, रॉयल कोर्ट के अंदर।
टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, और तब से अभी तक टेम्पल्स और वेडिंग्स में इसको क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है. द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज. फिर इसको क्लासिकल स्टेज पर कौन लाया, अब किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम, बिस्मिल्लाह खान. तो ये जो क्रेडिट है ना, ये जो क्रेडिट है ये किसको जाता है, सिर्फ और सिर्फ बिस्मिल्लाह, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है, जो कि शहनाई को किस में ऐड किया उन्होंने, क्लासिकल स्टेज पर लाए. फिर आगे बताते हैं कि उन्होंने कहाँ से सीखी. अब यहाँ से उनकी लाइफ के बारे में स्टार्ट हो जाता है कि एज अ 5 year old, जब वो 5 साल के थे, बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा, है ना, बिल्कुल लोकल गेम्स खेलते थे, हमने भी खेला होगा गिल्ली डंडा, है ना, नियर अ पोंड इन द एशियन स्टेट ऑफ दुमराव. दुमराव उनकी प्लेस है जहाँ वो रहते थे बिहार में, वहाँ ये खेलते थे. ही वुड रेगुलरली गो टू नियर बाय बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चेटा, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local महाराजा. देखो पहले शुरू के टाइम की बात यहाँ पर हो रही है कि दुमराव में क्या होता था बिहार में, कि वो रेगुलरली बिहारी जी भगवान हैं हमारे, उनके टेम्पल में जाते थे, है ना. बिहारी किसको बोला जाता है, बिहारी कृष्ण को बोला जाता है, ठीक है. बिहारी जी का टेम्पल था, वहाँ जाते थे और वहाँ पर चेटा जो भोजपुरी संगीत है, जो भजन है, वो गाते थे और वहाँ पर ये प्ले भी करते थे. और उसमें उसको क्या मिलता था, उनको क्या मिलता था, लड्डू मिलता था 1.2 kg का. आज तो हमसे छोटा सा भी लड्डू नहीं खाते बनता, 1.2 kg का लड्डू मिलता था प्राइज में, और वहाँ का जो लोकल महाराजा होता था वो ये चीज़ देता था उनको. तो दिस हैपेंड 80 years ago, ये अभी की बात नहीं है, 80 साल पहले क्या हुआ ये बता रहे हैं कि दिस हैपेंड 80 years ago एंड द लिटिल बॉय हैज ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न. मतलब इनकी कहानी वहाँ से बिहारी जी के मंदिर से शुरू हुई और 80 साल के बाद कहाँ लाके खड़े हो गए वो यहाँ आके खड़े हो गए कि उनको किस रत्न से नवाजा गया, भारत रत्न से नवाजा गया, जो कि हमारे देश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, नागरिक अवार्ड है, जो आपको किसी भी काम में, किसी भी चीज़ में जब आप बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं अपना, उसके लिए दिया जाता है. भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये. फिर अब उनकी लाइफ के बारे में यहाँ पर बताया गया है 4th पैरा में. बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916, 21 मार्च 1916 को बिस्मिल्लाह खान बॉर्न हुए थे. बिलोंग टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार. ऐसा नहीं था कि उनकी फैमिली का कोई बैकग्राउंड नहीं था, उनकी फैमिली में भी बहुत अच्छे अच्छे म्यूजिशियंस थे. हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वॉज द शहनाई नवाज ऑफ भोजपुर किंग्स कोर्ट. देखो वहाँ पर शहनाई नवाज थे वो, भोजपुर का जो किंग था उनकी कोर्ट में. हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर वॉज ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर. तो मतलब ये आप कह सकते हैं कि भैया ये तो उनके ब्लड में ही था भाई, क्योंकि उनके फादर, उनके ग्रैंडफादर भी क्या प्ले करते थे, शहनाई प्ले करते थे. द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ. बोलते हैं ना, जितनी जल्दी कोई चीज़ आप सीखना शुरुआत करेंगे उतना माहिर आप उसके अंदर हो जाएंगे, है ना. तो भाई ऐसा है कि जब हमको ऊंचाई पर जाना है तो ऊंचाई पर जाने के लिए वो फर्स्ट सीढ़ी जो होती है ना, वो कहीं ना कहीं से तो शुरू करनी होती. और जितनी जल्दी आप उस सीढ़ी को चढ़ना स्टार्ट करेंगे उतनी जल्दी आप मतलब अर्श पर पहुंच पाएंगे, है ना, अर्श पर पहुंच पाएंगे. तो इन्होंने बहुत अर्ली एज में ये सारी चीज़ें स्टार्ट कर दी थी, है ना. मतलब ऐसा कह सकते हैं कि शहनाई और म्यूज़िक तो उनके ब्लड में बहता था. At the age of 3, when his mother took him to maternal uncle's house in Banaras, अब देखो बनारस को अब क्या बोला जाता है, नाउ वाराणसी. बिस्मिल्लाह was fascinated watching his uncles practice the शहनाई. देखो जब वो छोटे थे, उनकी मदर उनको कहाँ लेके गई, अपने मैटरनल अंकल के घर पे. मैटरनल मतलब मामा क्या, जब लेके गई तो उन्होंने देखा कि मामा क्या प्ले कर रहे हैं, क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, शहनाई की प्रैक्टिस कर रहे हैं. तो वो भी उसकी तरफ फैसिनेट हो गए, मतलब अट्रैक्ट हो गए, उनका इंटरेस्ट डेवलप होने लगा उसको देखकर. Soon बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पेइंग हिज अंकल अली बख्श, और बहुत जल्द उन्होंने अपने अंकल का साथ देना शुरू कर दिया. इसमें वो विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस जाने लगे, वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई, जहाँ पर
उनको शहनाई बजाने के लिए एम्प्लॉय किया हुआ था, मतलब उनको काम दे रखा था कि टेम्पल में आपको क्या बजानी है, शहनाई बजानी है। देखो यार कितना खूबसूरत देश था हमारा वो समय की जो बात हम लिख रहे हैं इसमें 1916 के बाद में, जब बिस्मिल्लाह जी साहब का जो वक्त रहा है कि यार कोई प्रॉब्लम नहीं थी यार। देखिए ना यहाँ पर कितनी खूबसूरत बात लिखी है कि हमारे विष्णु टेम्पल में जो शहनाई बजा रहे थे वो स्वयं एक मुस्लिम थे। मतलब कितनी खूबसूरत चीज़ है और कितना खूबसूरत हमारा भारत देश रहा है और इसकी हिस्ट्री रही है। और आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम इस चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं। ये हम लोगों को ही सेव करना है ना। मतलब नफ़रत फैलाने वाले आपको हर जगह मिल जाएंगे, प्यार मोहब्बत फैलाने वाले, उसकी बात करने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे। मतलब कभी कभी ये जब हम ये किताबें पढ़ते हैं और जब हमको ऐसी चीज़ें पढ़ने को मिलती है तो हमको भी ऐसा लगता है कि हम क्या कर रहे हैं अपने देश के साथ में, कैसी चीज़ें लोगों तक पहुंचा रहे हैं, कितना मतलब कड़वाहट भर रहे हैं एक दूसरे के माइंड में। कितनी खूबसूरत चीज़ है, बहुत प्यारी चीज़ यहाँ पर लिखी है। देखिए, to the Vishnu temple of Banaras, where Bucks was employed to play Shehnai. Ali Bucks would play the Shehnai as Bismillah would sit captivated for hours on end. देखो वहाँ पर अली बक्स, क्योंकि शुरू दिनों में तो उनको बजाना नहीं आती थी, तो वो उनको देखते रहते थे, एकदम कैप्टिवेट हो जाते, मगन हो जाते थे उस चीज़ को देखकर। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन, धीरे धीरे उन्होंने लेसन लेना स्टार्ट कर दिया इसके ऊपर। इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, पूरे दिन उसी को प्रैक्टिस करते रहते हैं। बोलते हैं ना प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। तो ये जितनी इन्होंने प्रैक्टिस करी उतना ही इनका आज नाम हुआ है ना। देखिए इसके आगे वाले चैप्टर में भी ऐसा ही था, है ना। वो जो हमारी गर्ल थी एवलिन, उसको कितनी प्रॉब्लम थी, वो सुन नहीं सकती थी, लेकिन उसको म्यूजिक से इतना ज़्यादा प्यार था, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था उस म्यूज़िक में कि उसने उसको सीख के ही छोड़ा। तो भैया हमारे अंदर भी वो जुनून वो होना चाहिए कि किसी चीज़ के बस पीछे पड़ जाओ। लेकिन अगर आपका मन अगर चंचल रहा ना कि मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं ये भी बन जाऊँ, मैं सचिन तेंदुलकर भी बन जाऊँ, मैं लता मंगेशकर भी बन जाऊँ, है ना, तो मैं विराट कोहली भी बन जाऊँ, मैं रणवीर कपूर भी बन जाऊँ, तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। फिर आप कहीं पर भी नहीं पहुंच सकते। आपके जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित हो, आपको आज से ही करना है, कल से नहीं, आज से ही, इसी वक्त से करना है। और इस चीज़ के लिए आपको अपने आप को पहचानना ज़रूरी है। जैसे बिस्मिल्लाह खान ने अपने आप को पहचान लिया कि बचपन से ही उनको बस शौकिया तौर पे शहनाई पसंद आने लगी और उसी को उन्होंने अपना करियर बना लिया। देखिए जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट होगा और उस चीज़ को आप करियर बनाएंगे ना, तो आप कभी भी उस लाइफ से बोर नहीं होंगे, कभी भी बोर नहीं होंगे, क्योंकि वो आपका प्यार है, वो आपका इंटरेस्ट है ना। तो चलिए आ जाते हैं चैप्टर में, बीच बीच में मैं ऐसी बातें तो करती रहूंगी। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक ऑफ द गंगा बिकेम द young apprentice favorite haunts where he could practice in solitude। देखो ये यहाँ पर ये जो जगह है बालाजी या मंगला मैया या गंगा नदी के पास में बैठ के, ये उनकी फेवरेट हॉन्ट प्लेस हुआ करती थी, जहाँ वो सॉलिट्यूड मतलब अकेले बैठकर अपनी घंटों घंटों तक क्या करते रहते थे, प्रैक्टिस करते रहते थे शहनाई की। द फ्लोइंग वाटर ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट राग्स दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई। देखो गंगा मैया को उन्होंने बहुत खूबसूरती से आगे भी मेंशन किया है कि ये गंगा का बहुत बड़ा रोल रहा है कि वो उस जगह से वो दूर नहीं जा सकते। यार ये बात हुआ करती थी यार हमारे पुराने लोगों में, पता नहीं कहाँ गुम हो गई ये फ्लेवर, ये एलिमेंट अगर जिस दिन हमारी लाइफ में फिर से आ गया ना, तो मैं सच कह रही हूँ कि मतलब इस देश को कोई भी तोड़ मरोड़ नहीं सकता, ना पॉलिटिक्स तोड़ सकती है, ना आप और हम कर पाएंगे ऐसा कोई। मतलब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है और हम लोगों को ज़रूरत है कि हम एक दूसरे की सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करें। ये ना बताएं हम जगह जगह जाके कि मैं बड़ा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वाला जो चीज़ है ना, ये छोड़ना पड़ेगा हमको, तभी हम कहीं मतलब कामयाबी तक पहुँच पाएंगे, हम बोल पाएंगे कि नहीं यार सच में आई एम एन इंडियन। द फ्लोइंग वाटर ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट राग्स, है ना, गंगा मैया उनको इंस्पायर्ड करती थी उनकी राग्स पे वर्क करने के लिए, और नए नए राग भी वो कहाँ बैठ के इन्वेंट करते थे, नियर द बैंक ऑफ गंगा रिवर। एट द एज ऑफ 14, अब जब वो 14 ईयर्स के हो गए, बिस्मिल्लाह
accompanied his uncle to इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। अब देखो वो अपने अंकल के साथ इलाहाबाद चले गए एक म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में। At the end of his recital, Ustad Fayaz Khan patted the young boy back and said, "Work hard and you shall make it." देखो जब उन्होंने उस्ताद फयाज खान ने उनको जब सुना तो उन्होंने उनकी बहुत तारीफ करी और उनको क्या बोला कि बस ऐसे ही काम करते रहो और आप एक दिन कामयाबी जरूर पाओगे। With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah Big Break। अब देखो जब ऑल इंडिया रेडियो आया लखनऊ में इन 1938, जब जैसे ही ओपन हुआ वहाँ पर ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ 1938, ये बिस्मिल्लाह खान के लिए बहुत बड़ा ब्रेक था। देखो उस समय क्या होता ना कि टीवी वगैरह तो थे लेकिन रेडियो ज़्यादा चलते थे। 1938 की बात हो रही है, मतलब अभी हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ है। ऑल इंडिया रेडियो जब आ गया था वहाँ पर 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और ये 1938 की बात कर रहे हैं। तो बिस्मिल्लाह खान के बाद पास एक बिग ब्रेक आया तब। ही सून बिकेन एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। तो रेडियो पर ही अपनी शहनाई बजाया करते थे और लोग इनको बहुत बेहतर तरीके से उस पर सुना करते थे, है ना। तो रेडियो बहुत मतलब उस समय ज़्यादा, मतलब जिस तरह से अभी फ़ोन कितना कॉमन है ना, मतलब इतना कॉमन तो नहीं था, रेडियो होना भी बहुत बड़ी बात हुआ करती थी उस समय। ठीक है, चलिए। When इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, अब देखो इंडिपेंडेंस की बात आ गई कि जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला 15 अगस्त 1947 में, तो बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन, सबसे पहले इंडियन थे, वो भारतीय नागरिक थे, टू ग्रीट द नेशन, मतलब विथ हिज शहनाई। तो मतलब उन्होंने शहनाई अपनी शहनाई इंस्ट्रूमेंट का वहाँ पर क्या दिया था, परफॉर्मेंस दिया था। और वो ऐसा करने वाले वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मतलब हमारे नेशन को क्या करा था, ग्रीट किया था, वेलकम किया था अपनी शहनाई से। और उन्होंने ये शहनाई इतनी प्यारे तरीके से बताई थी कि पूरी ऑडियंस जो है वो पूरी मतलब इन्वॉल्व हो गई थी उनके इस शहनाई में। ही पोर्ड हिज हार्ट आउट इनटू राग काफी। देखो अब ये राग काफ़ी क्या है यहाँ समझ लीजिएगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण राग होता है, एक तरह का राग होता है जो इन्होंने उस समय बजाया था रेड फोर्ट पे, है ना, ऑडियंस के सामने, क्योंकि रेड फोर्ट पे ही पहला झंडा वंदन हुआ था हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू के थ्रू, है ना। और उसी में उन्होंने ट्रस्ट विद डेस्टिनी स्पीच दी थी, जो कि बहुत फेमस स्पीच है, जिसके बारे में पढ़ा जाता है और बहुत सी लिटरेचर में भी इसका जिक्र है ना। सो यहाँ पर फिर क्या हुआ, आगे चलते हैं। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस। अब इसके बाद तो भाई वो इतने फेमस हो गए कि बहुत सारे परफॉर्मेंस देने लगे, इंडिया में ही नहीं अब्रॉड में भी, है ना। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज अफगानिस्तान। सबसे पहले वो कहाँ गए, अफगानिस्तान में, वेयर King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpet and other souvenirs। मतलब souvenirs का मतलब है यादगार निशानियाँ। तो देखिए जब वो पहली बार अफगानिस्तान गए तो वहाँ के जो किंग थे ज़ाहिर शाह, वो इतने ज़्यादा मतलब वो हो गए, मतलब इन्फ्लुएंस हो गए इनकी शहनाई को सुनकर कि उन्होंने बहुत प्राइसलेस गिफ्ट्स उनको दिए, पर्शियन कारपेट दिया और बहुत सी यादगार चीज़ें उनको गिफ्ट करी। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह म्यूजिक। मतलब सिर्फ अफगानिस्तान का किंग ही नहीं फैसिनेट हुआ था, अट्रैक्ट हुआ था, बल्कि जो फिल्म डायरेक्टर थे विजय भट्ट was so impressed after hearing Bismillah play at a festival that he named a film after the instrument called गूंज उठी शहनाई। मतलब इतने इम्प्रेस हो गए उनकी शहनाई सुन के कि उन्होंने तो इस चीज़ को लेके मतलब इसी के रूप पर एक फिल्म भी बना दी और उसका नाम भी दे दिया गूंज उठी शहनाई, है ना। द फिल्म वॉज अ हिट, और फिल्म भी बहुत सुपरहिट हो गई उस समय। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशन, अब देखो उन्होंने इस फिल्म के लिए गाना भी लिखा था, एक कंपोजिशन भी करी थी। क्या कंपोजिशन करी थी, दिल का खिलौना है टूट गया, ये सॉन्ग था। टर्न आउट टू बी ए नेशनल वाइड चैटरबस्टर। चैटरबस्टर मतलब रिकॉर्ड ब्रेकिंग, मतलब टीआरपी थी इसकी, इस गाने की उस समय, इतना ज़्यादा हिट हुआ, है ना। सो डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द celluloid wood
अब सेल्यूलाइड वर्ड उसको बोला गया है जो ओल्ड फैशन में, मतलब जो फिल्म्स बनाते थे, मतलब फिल्म इंडस्ट्रीज जो होती थी, फिल्मी वर्ल्ड जो है उसको बोला जाता था सेल्यूलॉइड, है ना। अब ये एक ओल्ड वे है, ओल्ड फैशन वे है जो जो फिल्मों को रिफर करता है। इसको आप फिर भी याद कर लेना, पूछ सकते हैं एग्जाम में इसका मीनिंग। बिस्मिल्लाह खान वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू 2। देखो उन्होंने मतलब जोखिम तो उठाया, वेंचर किया, मतलब अपना अपना लक आजमाया फिल्म में, लेकिन उन्होंने सिर्फ कितनी फिल्म करी? सिर्फ 2 ही फिल्म करी। एक विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई, और एक थी विक्रम श्रीनिवास की, कन्नड़ मूवी थी, कन्नड़ वेंचर, सानाधी अपन्ना, है ना, सनाधि अपन्ना इसको हम बोलेंगे, सनाधि अपन्ना। I just can't come to terms with the artificiality and glamour of the film world, he say with emphasis। मतलब उन्होंने बाद में क्या बोला, मतलब कि मतलब मैं इन सब चीज़ों के लिए नहीं हूँ, ये आर्टिफिशियल वर्ल्ड के लिए मैं नहीं हूँ, मतलब मैं जो काम करना चाहता हूँ मैं एक्चुअल और ओरिजिनल वर्क करना चाहता हूँ। Award and recognition came thick and fast. Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America। देखो ऐसा है कि अवार्ड और रिकॉग्निशन काम बहुत जल्दी उनकी लाइफ में आ गए, और बिस्मिल्लाह खान को कहाँ बुलाया गया, इनवाइट किया गया, फर्स्ट इंडियन टू बी इनवाइटेड थे जिनको बुलाया गया प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर। देखो ये अलग अलग फेस्टिवल है जो आर्ट के लिए होते हैं, जो म्यूजिक के लिए होते हैं, इन सब में उन्होंने अपना पार्टिसिपेशन दिया। सो वेल नोन डिड ही बिकेम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम, ताहर मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। देखो वो इतने फेमस हो गए कि उनके नेम से क्या बना दिया, ऑडिटोरियम भी बना दिया तेहरान में, ठीक है। नेशनल अवार्ड्स लाइक पद्मश्री, देखो यहाँ पर 10th वाले पैराग्राफ में इनके अवार्ड्स के बारे में बोल रखा है, उनको पद्मश्री मिला है, पद्मश्री मिला है, उनको पद्म भूषण मिला है, एंड द पद्म विभूषण भी मिला है, कंफर्ड ऑन हिम। In 2021, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान was awarded highest civilian award। इसके बारे में अभी हमने पढ़ा था, 2021 में मिला उनको भारत रत्न, with the coveted award resting on his chest and his eye glinting with rare happiness। He said, all I would like to say is teach your children music। मतलब वो इस अवार्ड को पाने के बाद सिर्फ यही कहना चाहते थे कि आप अपने बच्चों को क्या सिखाएं, म्यूजिक सिखाएं। दिस इज हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन, ये हमारे भारत देश का सबसे बड़ा ट्रेडिशन है। इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक। और ऐसा ही नहीं है, जो वेस्टर्न लोग हैं, जो पश्चिमी लोग हैं, वो भी हमारे देश में आ रहे हैं म्यूजिक सीखने के लिए, तो हम क्यों नहीं हमारे म्यूजिक को उतनी इम्पोर्टेंस देते हैं, क्लासिकल म्यूजिक को हम क्यों इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, क्यों हमारे बच्चों को हम नहीं सिखाते म्यूजिक। तो वो इस चीज़ पर एम्फेसाइज किया उन्होंने कि हमको अपने बच्चों को म्यूजिक से जोड़ना चाहिए। इंस्पायर्ड ऑफ हैविंग ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, देखिए बिस्मिल्लाह खान ने अपने परफॉर्मेंस जगह जगह दिए पूरे वर्ल्ड में, है ना। खान साहब एज ही इन फॉन्डली कॉल्ड इज एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड दुमराव, एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन ऑफ द वर्ल्ड। क्या बोलते कि चाहे मैं कहीं भी घूम के आ जाऊं, लेकिन बनारस और दुमराव, मतलब यही 2 प्लेसेस मेरे लिए क्या रहेंगी, मतलब मेरी फेवरेट रहेंगी, और ये मेरे वंडरफुल टाउन्स है। देखिए ये तो हमारे साथ भी होता है, चाहे आप दुनिया घूम के आ जाओ, लेकिन जो घर होता है वो घर ही होता है। अ स्टूडेंट ऑन हिज वंस वांटेड हिम टू हेड अ शहनाई स्कूल इन USA। देखो अब यहाँ पर एक वाक्य है जहाँ पर वो चाहता था, उनका एक स्टूडेंट था जो चाहता था कि जो बिस्मिल्लाह खान है वो स्कूल ओपन करे USA में। And the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples here। उन्होंने क्या बोला कि अरे मैं यहाँ पर बनारस का माहौल बना दूंगा, यहाँ पर आपके लिए टेम्पल्स बना दूंगा। लेकिन खान साहब ने क्या कहा, आस्क्ड हिम कि अगर तुम ये तो कर दोगे, सब बना दोगे, लेकिन क्या गंगा नदी को वहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर पाओगे। देखो क्या प्यारी बात करी है यहाँ पर कि मतलब गंगा नदी भी उनके लिए कितनी फेवरेट रही है। क्यों?
देखिए स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था ना, क्योंकि गंगा नदी के किनारे ही बचपन से वो बड़े हुए हैं, वहीं बैठकर अपनी सारी प्रैक्टिस किया करते थे, तो गंगा नदी का उनके जीवन पर बहुत महत्व रहा। उनके पास बैठ के ही वो बहुत सारी राग बजाते थे और नए राग इन्वेंट भी करते थे। तो यही खूबी है हमारे देश की, है ना। अब ऐसे लोग, ऐसी बातें और ऐसी थॉट नहीं मिलती। इतनी बड़ी बात कह दी उन्होंने यहाँ पर। दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम इन फॉरेन कंट्री आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान। क्या बोलते हैं, जब भी मैं फॉरेन कंट्री में होता हूँ मुझे सिर्फ यही रहता है कि मैं कब हिंदुस्तान जाऊँ। अगर मैं मुंबई में होता हूँ, आई इन मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली बनारस। अगर मैं मुंबई में होता हूँ तो मैं बनारस के बारे में सोचता हूँ और सिर्फ होली गंगा के बारे में सोचता हूँ। एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ डुमराव। डुमराव का मट्ठा बड़ा फेमस है, वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। सो यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश हो गया है। तो ये थी बिस्मिल्लाह खान की स्टोरी और उनके बारे में, कैसे उन्होंने शहनाई बजाना सीखी। और थोड़ा सा रिकैप भी कर सकते हैं अपन यहाँ पर कि शहनाई से पहले जितने भी एम्परर्स थे वहाँ पर क्या बजाई जाती थी, पुंगी। और पुंगी को बैन कर दिया गया था क्योंकि उसकी श्रिल और अनप्लीजेंट वॉइस हुआ करती थी। फिर उसको रिवाइव किया गया, उस पर काम किया गया और पुंगी को एक शेप देते हुए क्या बना दी गई, शहनाई। जब शहनाई बनी तो सबसे पहले ये शाह के चैम्बर में गाई गई, जो और बजाने वाला जो व्यक्ति था वो था बारबर नाई था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, शहनाई। फिर शहनाई को टेम्पल्स में, वेडिंग में एक बहुत इम्पॉर्टेंट जगह मिल गई, जगह जगह इसकी डिमांड होने लगी। और फिर हमारे 5 साल के बिस्मिल्लाह खान आए, है ना, वो भी इसकी तरफ क्या हो गए, अट्रैक्ट हो गए। उन्होंने फिर यंग एज से ही क्या बजाना सीखी, शहनाई बजाना सीखी और अपने अंकल के साथ, अली बख्श, उनके साथ जगह जगह जाके परफॉर्मेंस देने लगे। फिर उनको जो पहला ब्रेक मिला वो मिला था ऑल इंडिया रेडियो पर 1938 लखनऊ में। उसके बाद वो इतनी जल्दी फेमस हुए कि सारे रेडियो पे उनका ये प्रोग्राम आया करता था। फिर अगस्त में 15 अगस्त 1947 में उन्होंने फिर से सबके लिए राग काफ़ी बजाई थी रेड फोर्ट पे, सारी ऑडियंस के लिए, है ना, जवाहरलाल नेहरू ने। फिर उनके बाद में मतलब उनकी शहनाई के बाद ने ही उन्होंने क्या दी थी, अपनी स्पीच। और फिर बिस्मिल्लाह खान जगह जगह अपने परफॉर्मेंस देते गए, अफ़गानिस्तान भी गए। फिर उन्होंने अपना लक फिल्म में भी आजमाया, बट फिर भी उनको लगता था कि नहीं, जितना मैं ओरिजिनली परफॉर्म कर सकता हूँ वो मैं फ़िल्मों में नहीं कर सकता। सो उन्होंने उस चीज़ को छोड़ दिया। बट फिर भी उनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले, पद्म श्री अवार्ड मिला है उनको, फिर पद्म भूषण मिला है, पद्म विभूषण भी मिला है ना, ये सारी चीज़ें। और 2021 में उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है जो कि है भारत रत्न। इन सब के बावजूद वो क्या कहते हैं कि ये सारी चीज़ें तो ठीक है, चाहे मैं कहीं पर भी परफॉर्मेंस दे दूँ, लेकिन मैं क्या मिस करूँगा, अपना भारत देश। और भारत देश में अगर मैं हूँ मुंबई में तो मैं क्या मिस करूँगा, मैं मिस करूँगा बनारस। और बनारस में अगर मैं हूँ तो गंगा नदी और मट्ठा डुमराव का ये याद मुझे अक्सर आएगा। इसके बाद में यहाँ पर एक पैराग्राफ और है जो मिस कर दिया मैंने, इसको कवर कर लेते हैं। शेखर गुप्ता, व्हेन पार्टीशन हैपेंड डिडंट यू एंड योर फैमिली थिंक ऑफ मूविंग टू पाकिस्तान। देखो यहाँ पर एक रीडर डाइजेस्ट में जब उनसे बात करी गई थी बिस्मिल्लाह खान से, तो उनसे बोला गया था, शेखर गुप्ता ने उनका इंटरव्यू लिया था, उनसे पूछा था कि पार्टीशन जब हुआ तो आपको ऐसा नहीं लगा कि आपको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। तो बिस्मिल्लाह खान ने यहाँ पर भी बहुत प्यारा आंसर दिया था, गॉड फॉरबीड, मतलब क्या बोलते हैं, भगवान ने रोक लिया मुझे, है ना, क्या रोक, किस वजह से, क्या बोलते हैं कि मैं और बनारस छोड़ूं, लीव बनारस, नेवर, मतलब ये तो इस जन्म में नहीं हो सकता। आई वेंट टू पाकिस्तान वंस, मतलब वो एक बार पाकिस्तान गए थे। आई क्रॉस द बॉर्डर जस्ट टू से, क्या कहने गए थे कि आई हैव बीन टू पाकिस्तान, मतलब मैं रहा हूँ यहाँ पर। आई वॉज देयर फॉर अबाउट एन आवर, मतलब मैं 1 घंटे वहाँ पर रहा। आई सेड नमस्कार, मतलब वो नमस्कार किसको कहते हैं, पाकिस्तानीज को, और सलाम वालेकुम किसको कहते थे, इंडियंस को। आई हैड अ गुड लव, मतलब यहाँ पर बहुत ही प्यारी तरीके से उन्होंने एंड अप किया ताकि दोनों ही देश एक दूसरे से
मतलब दूर ना रहें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया, मतलब वो इंडिया के हेरिटेज को रिफ्लेक्ट करते हैं। वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट दैट अ डिवोट मुस्लिम लाइक हिम कैन very naturally pray the Shehnai every morning at the काशी विश्वनाथ टेम्पल। कितना नेचुरली वो, मतलब मुस्लिम होते हुए भी इतना नेचुरली काशी विश्वनाथ जी के लिए टेम्पल में क्या बजाते थे, शहनाई बजाते थे। बिस्मिल्लाह खान पास्ड अवे ऑन 21 August 2006 एट द एज ऑफ 90 आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। देखो उनकी मृत्यु हो गई थी 21 अगस्त में 2006 में, 90 ईयर्स में। उनको बहुत लंबी बीमारी थी, उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी। ही वॉज गिवन अ स्टेट फ्यूनरल। जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके लिए स्टेट फ्यूनरल हुआ, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या करा था, डिक्लेयर किया था 1 डे नेशनल मॉर्निंग, मतलब एक दिन का, मतलब राष्ट्रीय शोक उन्होंने क्या करा था, डिक्लेयर किया था। ये उन्हीं के लिए होता है जो स्पेशली भारत के लिए कुछ किए हैं, जिनको कोई अवार्ड मिला है, या जो बहुत मतलब अलग अलग देशों में जाके भारत देश का नाम जिन्होंने किया है, उनके लिए ये चीज़ रखी जाती है। सो यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है वो एंड हो जाता है। आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। इसको आप रीड ज़रूर करिएगा, बहुत ही प्यारा लेसन है ये हमारे बिस्मिल्लाह खान का, उनकी लाइफ के बारे में है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट पोएम में, जो कि है आपकी विंड। सो तब तक के लिए बाय, टेक केयर। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड से भी शेयर कर दीजिएगा। एंड मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगी, बस कहूँगी थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।